बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटेंस। एपीए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंस है यानी कि काबिलियत, किसी एक साइकोलॉजिस्ट की क्या काबिलियत है कि वो कहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह से कर सकता है सर्विसेज प्रोवाइड। ठीक है, कॉम्पिटेंस की सिंपल मीनिंग है काबिलियत, किसी इंसान की काबिलियत। देखें, अगर एक टीचर के पास काबिलियत होती है तो वो कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ा सकता है ना। अगर उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, उसको उसके बारे में कोई पता ही नहीं है ना, उसके बारे में कोई ट्रेनिंग ली है ना, एजुकेशन हासिल की है, उस फील्ड के साथ उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो वहाँ पर जाके वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक एथिकल इशू राइज करता है, यानी कि एक इलीगल काम हो जाता है। इसी तरह साइकोलॉजी में भी जब साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। जैसे एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है तो उसकी हेल्थ में कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि वो हेल्थ के सारे फैक्टर्स को जानता हो कि अगर ये बंदा इतना स्ट्रेस ले रहा है तो इसको कौन सी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, अगर ये डिप्रेशन ले रहा है तो कौन से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। इस तरह एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की ये कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि उसे हर किस्म के बच्चे के साथ डील करना आता हो कि अगर वो चाइल्ड है कोई तो उसके साथ उसने किस तरह से उसको सर्विसेज देनी है, कि अगर उसकी मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब है किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से, तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की वहाँ पे क्या कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम डिवेलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर कोई बच्चा ऐसा आ रहा है उनके पास जिसको डिवेलपमेंटल इशू है, जिसकी बोन सही तरह से डेवलप नहीं हुई, जिसको कोई भी डिवेलपमेंटल इशू है, ठीक है, जिसकी ओरल स्टेज सही से डेवलप नहीं है, एनल स्टेज, हर स्टेज में अगर किसी ना किसी स्टेज में कोई इशू है, जैसे कि उसकी एरिक्सन की स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन वर्सेस आइसोलेशन, या जो अगर वो बच्चा लोनलीनेस फील कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो डिवेलपमेंटल इशू कोई भी हो सकता है, डिफरेंट थेरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट परस्पेक्टिव है। तो उससे डिवेलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है उसकी कॉम्पिटेंस उस फील्ड में होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि हर साइकोलॉजिस्ट की हर फील्ड में एक काबिलियत होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है, जिसकी बेस पे वो फर्दर काम कर सकता है। तो अगर उसकी कॉम्पिटेंस नहीं है तो अगर वो वहाँ पर जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, देखें अगर वो किसी स्कूल में जाके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, टीचर्स को गाइडेंस और काउंसलिंग दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, तो वो उसके लिए एथिकल इशू राइज कर रही है ना। असल में वो उसको ट्रेनिंग नहीं थी है, जिसकी वजह से उसने देखे टीचर्स को भी मिसगाइड कर दिया और बच्चों को भी। तो इसलिए कॉम्पिटेंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो एपीए ने, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसने कुछ कॉम्पिटेंस की बाउंड्रीज बताई हैं कि काबिलियत किस हद तक हो तो वो ये काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अगर उसकी एजुकेशनल फील्ड में ज़्यादा कमांड है तो फिर वो वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर उसकी क्लिनिकल साइड पे है तो वो वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट और होते हैं, क्लिनिकल और होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और होते हैं, डिवेलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट और होते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और होते हैं जो क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं। सबसे पहला, साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड सर्विसेज, टीच एंड कंडक्ट रिसर्च विद पॉपुलेशंस। उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, उन लोगों को सारी वो जो एपीए के रूल्स हैं वो बता सकता है, उन जगहों पे रिसर्चेस कर सकता है, उन पॉपुलेशंस के साथ या उन एरियाज में जो उसकी बाउंड्रीज ऑफ कॉम्पिटेंस में आ रहे हैं। बाउंड्रीज ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है कि अगर वो एजुकेशनल साइड पे उसकी काबिलियत है तो वो सिर्फ उसी हदूद में रहा, बाउंड्री होती है हदूद, तो वो सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही सिर्फ जो है वो अपनी कॉम्पिटेंस दिखा सकता है, अपनी काबिलियत दिखा सकता है, अपनी तलीम की बिना पर, अपनी ट्रेनिंग की बिना पर, और जो सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस जिससे उसने एक्सपीरियंस लिया होता है। एंड कंसल्टेशन के वो उन लोगों को कंसल्ट कर सकता है, जैसे कि काउंसलिंग कर सकता है उन लोगों की एजुकेशनल साइड पे। अगर क्लिनिकल वाला है तो उसकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, सुपरविजन जो होगी वो सारी क्लिनिकल वाली साइड पे होगी। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जहाँ पर उसने खुद काम किया हो, ठीक है। सेकंड है कि साइंटिफिक और प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए उसके पास इन द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। इन द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है कि ओवरऑल साइकोलॉजी के बारे में उसको साइंटिफिकली भी और प्रोफेशनली तौर पर बहुत ज़्यादा उसको इल्म होना चाहिए, कि जैसे उसको सारे फैक्टर्स जितने भी साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे हमारी एज है, एज के अकॉर्डिंग हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम या जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जेंडर की बेस पर और होते हैं। जैसे देखें ना, मेल में और इश्यूज़ होते हैं और फीमेल में और होते हैं। मेल में डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत पाई जाती है अब,
पहले जो सर्वे किए गए हैं लेकिन उसमें फिर भी ज़्यादातर फीमेल्स ने रिपोर्ट किया है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें मेल में कम पाई जाती हैं। जेंडर आइडेंटिफिकेशन की बेस पे भी जैसे ट्रांसजेंडर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इश्यूज। रेस यानी कि ज़ात की रस्म रेस होते हैं ज़ात की बिना पर। एथनिसिटी, कल्चर यानी कि कल्चर कैसा है, वो कौन से कल्चर के रहने वाले लोग हैं। उसके अलावा नेशनल ओरिजिन के वो उनकी जो बाय बर्थ है वो किधर से आए हैं, यानी कि उनकी कौमी जो है पहचान है वो कौन सी है। रिलीजन की बेस पे कि वो मुस्लिम है। देखें मुस्लिम्स के और इश्यूज होते हैं और जो दूसरे होते हैं क्रिश्चियन होते हैं उनके और इश्यूज होते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेस पर डिसेबिलिटी अगर कोई उसकी वजह से उसको कौन से मेंटल या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लैंग्वेज की बेस पे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पे, हर किसी की बेस पे तो उस बंदे को प्रोफेशनली और साइंटिफिकली तौर पे पूरे साइकोलॉजी में जितने भी डिसिप्लिन है ना उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर सर्विसेज का मतलब है कि इफेक्टिवली बड़े मौसर अंदाज में वो अपनी सर्विसेज को उस पर लगाएं और फिर क्या करें उसी फील्ड में उनके पास बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उनके पास, कंसल्टेशन भी होनी चाहिए और सुपरविजन। ये चार तो बेसिक है ना कॉम्पिटेंस में, ये चार चीज़ें बेसिक हैं। कौन सी के सबसे पहला है एजुकेशन, कि उसको डिसिप्लिन में एजुकेशन का हो, उसके बारे में यानी कि इल्म हो। ठीक है, अभी तो हम साइंटिफिक और प्रोफेशनल नॉलेज में बात कर रहे हैं कि ओवरऑल साइकोलॉजी के सारे डिसिप्लिन्स के बारे में उसको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसी के बारे में उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए, कंसल्टेशन भी होनी चाहिए ताकि वो अपनी सर्विसेज जो वो कहता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ उसे इंश्योर कर सके, उसकी यकीन दहानी दिला सके। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थर्ड पॉइंट है कि साइकोलॉजिस्ट प्लान करें कि उन्होंने किस किस फील्ड में जाकर कहाँ कहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किस तरह से, और टेक्नोलॉजीज न्यू टू दैम, और जो सी टेक्नोलॉजीज नई आजकल इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने किस तरह से एजुकेशन लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है या सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस लेना है या किस तरह से कंसल्टेशन करनी है या स्टडी करना है। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है उसके साथ साथ उसे ये भी देखना चाहिए कि जो सी न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, न्यू डिसऑर्डर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं लोगों में, उनके साथ उनको अपनी जो नॉलेज है उसको रिफ्रेश रखते रहना चाहिए ताकि जो उनकी कॉम्पिटेंस की बाउंड्रीज है ना वो उनकी रिफ्रेश होती रहे साथ साथ। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जहाँ पर जब साइकोलॉजिस्ट को ये कहा जाए कि आप उन जगहों पे सर्विसेज प्रोवाइड करें जहाँ पर प्रॉपर मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही। ठीक है, यानी कि वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के वो एजुकेशनल साइड पे हमारे से काउंसलिंग लेने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए आया और वहाँ पर एजुकेशनल वाला कोई बंदा नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट को ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कोई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की यही तो सलाहियत होती है कि अगर उसके पास उस फील्ड में कॉम्पिटेंस ना भी हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो एज अ साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा है तो उसके पास इतनी ट्रेनिंग और उसके पास इतना एक्सपीरियंस तो है कि वो वहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। वो ये ना कहे कि यहाँ पर सर्विसेज आर नॉट डिनाइड का मतलब यहाँ पर तो ये सर्विसेज है नहीं, बल्कि उससे रीजनेबल एफर्ट का मतलब है कि उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग उस फील्ड से रिलेटेड रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेशन वगैरह करे, स्टडी करे और उस पेशेंट को हेल्प आउट करे। बिकॉज इमर्जिंग एरियाज़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं, जनरली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिपरेटरी ट्रेनिंग टू नॉट येट एग्जिस्ट। उसने कहा जनरली तौर पर अभी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हमारी साइकोलॉजी में इमर्ज हो रही हैं जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन अभी वहाँ पर एपीए के अकॉर्डिंग वो फील्ड्स जो हैं सही तरह से रिकॉग्नाइज नहीं की गई, ना उनकी कोई ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए, ना उनके बारे में प्रॉपर कोई ट्रेनिंग दी जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो कुछ रीजनेबल स्टेप लेके अपनी कॉम्पिटेंस को इंश्योर करें, अपनी कॉम्पिटेंस का, अपनी काबिलियत का यकीन दिलाएं कि वो ये काम कर सकते हैं और इन क्लाइंट्स को या इन पेशेंट्स को या स्टूडेंट्स को या रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को अपनी प्रीवियस नॉलेज की बेस पर बचा सकते हैं, उनकी मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फोरेंसिक्स रोल्स की बात करें, फोरेंसिक साइड पे अगर हम करें तो हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं जब उन्होंने फोरेंसिक साइड पे यानी कि क्रिमिनल्स के साथ जाकर डील करना और वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो तो साइकोलॉजिस्ट को
जुडिशल सिस्टम जो है ना हमारा, जो अदालतों का इंसाफ दिलाने वाला महकमा है उसमें, और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं कि किस तरह से कौन सा क्रिमिनल आएगा तो उसे किस तरह से सर्विसेज देनी है साइकोलॉजिस्ट ने, क्योंकि बहुत से क्रिमिनल जो हैं डिप्रेशन, एंजाइटी या इंसैनिटी का शिकार होते हैं, पागल होते हैं, तो उनको किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो उन्हें उनको अपने रोल्स जो है ना, जो अपने किरदार वो वहाँ पर जाकर अदा कर रहे होते हैं। गवर्निंग दे रोल्स का मतलब होता है अपने किरदार अदा करना जेलों में जाके या किसी अदालतों में जाके। तो उसके लिए उनको जुडिशल सिस्टम से प्रॉपरली तौर पर आगाह होना चाहिए कि उसके वहाँ के असूल और कवानीन क्या हैं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एमरजेंसीज के, एमरजेंसीज में जहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज किसी चीज़ के लिए अवेलेबल ना हो, तो अगर उस टाइम वो पेशेंट बहुत, उसको उसी टाइम फ़ौरन जो होती हैं सर्विसेज की ज़रूरत है, फ़ौरन काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत है, तो ये ना कहें कि यहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं है। एमरजेंसीज में कोई अगर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बैठा है, तो हमने पहले ऊपर बात की थी कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसकी प्रोफेशनल और साइंटिफिक जो नॉलेज होता है ना, वो सारी फील्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि आप BS में करिकुलम पढ़ते हो तो आप सारी फील्ड्स के बारे में पढ़ते हो, तो अब आप अगर कल को जाके एज आ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट होते हो, लेकिन आप बाकी फील्ड्स में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिस्ट को ये डिनाई नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे तो ये सर्विसेज दी नहीं जाती, बल्कि उन्हें एमरजेंसी की सूरत में अप्रोप्रिएट सर्विसेज देनी चाहिए उनको, ठीक है। और जब तक वो एमरजेंसी का केस चलता रहे उतनी देर तक वो सर्विसेज कंटिन्यू रखें, उसके बाद उसे डिसकंटिन्यू कर दें और उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दें। जैसे कि अगर वो क्लिनिकल साइड का पेशेंट आया और आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हो, तो आप स्टार्टिंग जो उसके सेशन है थेरेपी वगैरह वो उसे दे दो और उसके बाद उसे किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास हायर कर दो। जब तक उसके लिए कोई साइकोलॉजिस्ट हायर नहीं होता तब तक आपने उसको सर्विसेज देनी है, बिकॉज एमरजेंसी सिचुएशन में आपने किसी की हेल्प आउट करनी है, उन्हें डिनाई नहीं करना। मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस थर्ड पॉइंट है 2.03 कोड के अकॉर्डिंग। मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस का मतलब है कि साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से एफर्ट्स हैं, कौन कौन सी मेहनतें करके, कौन कौन सी उनको स्ट्रगल करनी चाहिए कि वो अपनी कॉम्पिटेंस को मेंटेन रख सकें, यानी कि अपनी काबिलियत को मेंटेन रख सकें, उसे लूज़ ना होने दें। तो सब 2.04 कोड के अकॉर्डिंग है बेसिस फॉर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल जजमेंट, कि उन्हें अपनी जब जजमेंट दे रहे होते हैं ना तो उसमें साइंटिफिकली तौर पर उनके साथ रहना चाहिए और प्रोफेशनल नॉलेज का यूज़ करना चाहिए। साइंटिफिकली तौर का मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिव रहें, बाइस ना हो, उसके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर करने ना बैठ जाएं, आपने न्यूट्रल रहना है, आप उसको ट्रस्ट शो करें, आप उसके साथ पोलाइटली या कामली बात करें, लेकिन साइंटिफिकली तौर पर यह कहा जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव रहें, न्यूट्रल रहें, यानी कि अपनी पर्सनल जो आपकी जो थिंकिंग है वो आप उसमें ऐड ना करें, ठीक है। और प्रोफेशनल नॉलेज ये कि आपको उस फील्ड के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए कि आपने किस तरह से इसको थेरेपीज देनी है, इसकी काउंसलिंग कैसे करनी है। प्रोफेशनल नॉलेज में हमारे सारे आ जाते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट वगैरह हमने किस तरह से लेना है, कितनी डिसेप्शन देनी है, किस 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 तरह से डीब्रीफिंग करनी है उसको, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ वर्क टू अदर्स। डेलीगेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि आप अगर एक एज अ साइकोलॉजिस्ट हो तो आप अपना वर्क किसी दूसरे को दे रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो कि मेरा ये काम तुम इसको सुपरवाइज कर दो। तो जो साइकोलॉजिस्ट जब अपना वर्क किसी दूसरे एम्प्लॉय को या किसी रिसर्च असिस्टेंट को या टीचिंग असिस्टेंट को कहते हैं कि आप मेरी सर्विसेज यूज़ करो और दूसरों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रीजनेबल स्टेप्स उन्हें लेने होते हैं। सबसे पहले अवॉइड डेलीगेटिंग सच वर्क टू पर्सन हु हैव मल्टीपल रिलेशनशिप विद दोस्त being served that would likely lead to exploitation or loss of objectivity, ठीक है। जब हमने उनको अपनी अपनी डेलीगेटिंग वर्क किसी दूसरे बंदे को देना है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी जगह पर आप, मैं अपनी किसी फॉर एग्जांपल एज आ टीचर, मैं अगर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं एक टीचर हूँ और मेरी एक और फ्रेंड है वो भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में थोड़ी बहुत उसको अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं अपना वर्क उससे दे देती हूँ और उसके साथ मेरे मल्टीपल रिलेशनशिप है। देखे ना, मेरी वो फ्रेंड भी है और इस तरह भी है, तो मैं न्यूट्रल नहीं उसके साथ रह सकूँगी। मेरी और उसकी जो जब हम कोई बात कर रहे होंगे तो हमारी जजमेंट्स में जो है बाइसनेस आ जाएगी। देखें, अगर मैं बात कर रही हूँ और मैं कहूँगी वो पेशेंट नहीं ऐसा है, तो वो आगे से मुझे ये कह रही है कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तो मेरे जो इंटरप्रिटेशन है उसकी वजह से बाइस हो गया। मैं भी कह रही हूँ अच्छा चलो अगर तुम ऐसे कह रही है तो ऐसा नहीं होगा। तो उन लोगों के साथ आपने अपने वर्क को उन लोगों को डेलीगेट नहीं करना जिनके साथ आपकी मल्टीपल रिलेशनशिप है। आपने किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट को उससे कंसल्ट करने के लिए कहना है जिसके साथ आपका भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो आपके लिए भी बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव पर्सन है, यानी कि आप उसे जानते
जानते हैं एज अ फील्ड में, लेकिन उसके साथ आपके पर्सनल कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सब्जेक्टिविटी ज़्यादा आ जाती है कि हमारे पर्सनल बाइस उसके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। उसके अलावा ऑथराइज सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जाए जो लोग बहुत ज़िम्मेदार हों, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉम्पिटेंटली इस फील्ड में आके परफॉर्म करेंगे या इस पेशेंट के साथ कॉम्पिटेंटली डील करेंगे। उसकी ट्रेनिंग की बेस पे, उसकी एजुकेशन की बेस पे आप उसे जानते हैं, एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है। आइदर इंडिपेंडेंटली कि अगर वो किसी के तहत भी आपके पास नहीं आया, एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर आया और आप उसकी कॉम्पिटेंस या एजुकेशन या ट्रेनिंग की बेस पे उसको अपना वर्क डेलीगेट कर सकते हैं कि मेरी जगह पर आप तुम आके सुपरविजन कर दो, ठीक है। सच सी डैट पर्सन सच पर परफॉर्म दी सर्विसेज कॉम्पिटेंटली, और उन लोगों को ही सिर्फ प्रेफर किया जाए जो आपकी जो जिस तरह आप सर्विसेज कॉम्पिटेंटली अपनी काबिलियत की बिना पर परफॉर्म कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, उसी तरह वो बंदा भी आगे उस काम को करे, तो फिर आपने उसको डेलीगेट करना है अपना काम। इसके भी कुछ साइंटिफिक रूल होते हैं कि आप ऐसे नहीं कि चलो अभी मैं इधर साइकोलॉजिस्ट के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी तो ये एक किस्म की कंसल्टेशन, एक किस्म की मुशावरत ही होती है ना, तो आप कह दो कि मैं ज़रा कहीं जा रही हूँ तो ये तुम मेरी जगह पे कंसल्टेशन कर लो। एपीए ने इसके भी कुछ साइंटिफिक रूल्स बनाए हैं कि आपने पेशेंट के साथ ऐसा तो नहीं ना डील करना कि जैसे कोई आम बंदा आया तो वो तो आगे परेशान है, अगर आप उसे भी इधर उधर कर रहे हो तो वो फिर कहाँ जाएगा। तो आपने एक प्रोफेशनल एटीट्यूड उसके साथ मेंटेन रखना है ताकि उसका आप पे ट्रस्ट डेवलप रहे, वो आपके पास आए। लास्ट है पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट के साइकोलॉजिस्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी इनिशिएट ना करें जिसमें उनका अपना लाइवलीहुड आए, यानी कि उनकी अपनी पर्सनल, जैसे कि आपके पास कोई बंदा आया है वो कहता है कि मैं ये इस तरह मेरे साथ ये मसला हुआ है, आपको मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। सस्टेंशियल लाइवलीहुड का मतलब यह है कि आपको वो कोई एक्टिविटी आपके साथ इनिशिएट कर रहा है, वो आपको कोई मसला बता रहा है तो आपको हाँ हाँ फलान फलान साल में या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसे किया था तो मेरा मसला हल हो गया था। आपने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की जो है ना उसके साथ डिस्कस नहीं करनी, और आपने ये भी नहीं कहना कि मैंने तब ये किया था तो आप तब अब ये कर लो। आपने एक प्रोफेशनल रह के और उनकी कॉम्पिटेंट मैनर में उनकी एक्टिविटीज़ या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ आपने इनिशिएट नहीं करवानी जिसमें आपके साथ वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाए, अपनी पर्सनल बातें आप उससे डिस्कस कर रहे हैं और वो आपसे कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस तरह से न्यूट्रल रह के उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है कि वो खुद आपको अपनी पर्सनल बातें बताएं, ठीक है। डेली लाइफ में हम इस तरह करते हैं कि कोई हमें अपनी बात बताता है तो हम बताते हैं, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट आपने ऐसे नहीं करना। अगर वो आपको 10 सेशन तक भी नहीं बता रहा तो यू हैव टू वेट कि वो मुझे कब अपनी बातें बताएगा। उसमें आपने उसको अपने ट्रस्ट डिवेलप करने के लिए उसे अपनी बातें बताना स्टार्ट नहीं कर देनी। और जब साइकोलॉजिस्ट को पता चले, देखें उसको पता चल रहा है कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसको बता रहा हूँ, या पर्सनल प्रॉब्लम्स उसकी जो है उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ या उसकी ड्यूटीज़ में जहाँ वो काम कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर इंटरफेयर कर रही हैं, तो उसको प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए, यानी कि उसको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग लेनी चाहिए। किसी और प्रोफेशनल बंदे के पास जाकर उससे कंसल्ट करना चाहिए, उससे हेल्प आउट लेनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो उसके काम में जो एज अ साइकोलॉजिस्ट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसमें इंटरफेयर कर रही हैं, उन्हें किस तरह से वो लिमिट कर सकता है, रोक सकता है, किस तरह से उन्हें सस्पेंड करवा सकते हैं, टर्मिनेट इसका मतलब है कि किस तरह से उसे ख़त्म करवा सकता है ताकि वो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में एज अ साइकोलॉजिस्ट जहाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसमें इंटरफेयर ना करें। जज़ाकल्लाह। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।